आप में से कोई ग्रुप में जो है वो भेजेगा सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस कौन भेजेगा? वैसे भेजेगा कौन? सबक्लेवियन आर्टरी की जो आगे ब्रांचेस डिवाइड होती हैं उसकी एक पिक्चर बहुत अच्छी वैसे है, रेड कलर में मिल जाती है, रेड एंड ब्लैक में। सब भेजेंगे। डॉक्टर साद, आप हमें सुन रहे हैं? डॉक्टर साद। ओके फाइन, ठीक है, आप हमें ग्रुप में भेज दीजिएगा सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, तो सबक्लेवियन आर्टरी जिसकी हाफ ब्रांच है दैट इज द डॉर्सस स्कैपुलर आर्टरी, वो पार्ट लेती है शोल्डर जॉइंट में। इसके अलावा थायरोसर्वाइकल ट्रैक्ट मेन ब्रांच है, लेकिन वो शोल्डर जॉइंट में पार्ट नहीं लेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is the origin of external oblique muscle? The external oblique muscle is from the ribs 5 to 12। ठीक है, ये अब्डोमेन का मसल है। ठीक है, आपको पता है इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो 5 टू जो है वो 12 रिब तक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी superior thyroid artery is ligated, the nerve likely to be injured। तो superior के साथ external laryngeal है, inferior के साथ recurrent laryngeal है। ठीक है, और नर्व मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल laryngeal डैमेज होती है। और अगर वॉइस जो है उसका डैमेज हो जाए तो कौन सी है? वोकल कॉर्ड्स डैमेज। इसमें है रिकरेंट laryngeal। रिकरेंट laryngeal। क्वेश्चन नंबर 52, the muscles of back are supplied by the dorsal primary rami। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, which of the following arches over the root of the right lung। अच्छा, अब ये भी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ राइट लंग क्या है हमारे पास? क्या पैसेंजर वैन से याद करना है, पैसेंजर्स वाली वैन है। ठीक है, पैसेंजर से क्या है, इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ लंग क्या है हमारे पास? फ्रेनिक लंग। ठीक है, दोनों लंग्स के सामने हमारे पास रूट ऑफ लंग के सामने कौन सी पड़ी हुई है? फ्रेनिक लंग। पैसेंजर वैन से याद कर सकते हैं। और बिहाइंड क्या पड़ा हुआ है? वेगस नर्व। ठीक है, बिहाइंड क्या पड़ा हुआ है? वेगस नर्व। फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है? फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये एक तो हो गया टोटल ऑल ओवर दोनों लंग्स का। फिर हमारे पास आ जाता है आर्चेज ओवर द रूट ऑफ राइट लंग। ठीक है, राइट लंग के सामने एजाइगस वेन आ जाती है। रूट ऑफ लेफ्ट लंग के सामने हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो जो अगर दोनों लंग्स के सामने पूछे दे दैट इज द पैसेंजर वैन निमोनिक। ठीक है, पैसेंजर्स फॉर द फ्रेनिक ना, जो कि फ्रंट पे बैठे हुए हैं, और वैन में क्या है वो बिहाइंड द रूट ऑफ लंग है, दोनों लंग्स के पीछे द वेगस नर्व। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हमारे पास राइट रूट ऑफ द लंग के सामने क्या आर्चेस करता है? दैट इज द एजाइगस वेन। एजाइगस वेन दैट ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना कैवा, डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना कैवा। और जो स्ट्रक्चर है आर्चेस ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग इज द आर्च ऑफ aorta। क्वेश्चन नंबर 54, द सिंपैथेटिक बीटा एड्रेनर्जिक लेड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है वो डिक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस करती है। 55, द नॉचिंग ऑन द चेस्ट एक्सरे जो है ये पोस्ट डक्टल कॉम्प्रेशन ऑफ aorta की वजह से होता है। ठीक है, 56, द राइट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बाकी सारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है हमारा हार्ट का दैट इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। 57, आफ्टर आर्टरी ए विद मल्टीपल रिब फ्रैक्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट। तो आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है क्योंकि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने में देर नहीं लगेगी। आरटीए में जब भी आपके पास पेशेंट आए जस्ट स्टेबल द पेशेंट फर्स्ट। ठीक है, स्टेबल कैसे करना है? आपके पास जो उसकी वो बोन्स हैं जो कि डैमेज हैं उसको ठीक करें। ठीक है, उसको स्टेबलाइज कर दें, बस ठीक ना करें, ऑपरेट ना करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन आपने उसके वाइटल्स जो है वो मॉनिटर करें और उसको फौरन स्टेबलाइज करें। अब आरटीए की कंडीशन में जब पेशेंट को हेमरेज हो जाता है
ठीक है, ब्लीड हो जाती है, तो उसमें आपने सबसे पहले आपने वलीमिया ठीक करना है, उसका हाइपोवलीमिक नहीं होने देना। तो वो हाइपोवलीमिया में उसको नहीं जाने देना ताकि वो शॉक की कंडीशन में ना जाए। ठीक है, तो उसमें आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट सबसे पहले करनी है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम। तो वहां पे जो पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग है वो T12 को बता रहा है, दैट इज अयोर्टा, thoracic duct and एजाइगस में। 59 repeated 60 which of the following is the correct relation of phrenic nerve। तो लेफ्ट phrenic nerve descends anterior to the left root lung। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है कि phrenic nerve दोनों लंग रूट के एंटीरियरली होगी। 61 which of the following structure does aorta compress at the aortic hiatus। तो aortic hiatus के लेवल पे aorta ये जाइगस और thoracic duct को कंप्रेस कर सकता है। aortic hiatus का वही T12 का लेवल है जो कि वो डायाफ्राम से जहां से वो पास कर है। ठीक है, question number 62, the congenital diaphragmatic hernia is due to the incomplete pluriperitoneal membrane। ठीक है, not the absence, it's the incomplete। 63, which of the following nerve is damaged during the ligation of inferior thyroid artery। तो हम ये पहले भी कर चुके हैं कि inferior thyroid artery के साथ हमारे पास क्या है, recurrent laryngeal nerve, and superior thyroid artery के साथ external laryngeal nerve। Question number 64. Important finding at the angle of Louis is the opening of azygous vein into superior vena cava। एंगल ऑफ लुई पे और क्या होता है, ट्रेकिया बाइफरकेशन होती है। एंगल ऑफ लुई किस लेवल पे होता है, T4 T5 के लेवल। Question number 65. The commencement of the trachea is from the level of C6। ठीक है, C6 से स्टार्ट होता है, बाइफरकेट T4 T5 पे कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 67, the thoracic aorta passes posterior to the root of the left lung के पीछे से पास करता है thoracic aorta। 68, which part of the lung only have two bronchopulmonary segments। ठीक है, जो हमारे पास lungs के पार्ट होते हैं, अपर के पास 3 bronchopulmonary segment होते हैं, मिडिल के पास 2 bronchopulmonary segment होते हैं, और inferior के पास हमारे पास 5 pulmonary segment होते हैं। ये मोस्ट प्रिसाइजली हमारे पास जो राइट लंग होता है उसके अंदर होते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर इतना प्रिसाइज नहीं होता, हाँ, लेकिन लेफ्ट में जो अपर और लोअर लोब होता है उसमें भी 3 2 5 ही होते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो इंसुलर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो मीडियल और लैटरल जो हमारे पास आ जाते हैं जो लिंगुलर एरिया, तो वो भी वो उसके अंदर ही आ जाते हैं, लोब्स के अंदर ही। तो वो मिडल एरिया को ही कवर कर रहा होता है एक किस्म का। तो अपर, मिडल और लोअर जो हमारे पास आ जाते हैं, लोअर उसके अंदर हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। अपर विल हैव 3 सेगमेंट्स, मिडल विल हैव 2 सेगमेंट, एंड लोअर विल हैव द 5 सेगमेंट्स। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69, क्वाइट ब्रीथिंग विद द इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, आगे पीछे का डायमीटर ज्यादा हो रहा है, ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के लिए हमारे पास क्या है, क्वाइट रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास जो है वो डायफ्राम है। बट अगर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लिखे तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, क्वाइट रेस्पिरेशन के लिए डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 70, और जो डायाफ्राम है वो हमारे पास जो वर्टिकल डायमीटर होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है विद द डायाफ्राम, लेकिन इंटीरियर पोस्टीरियरली इज इंक्रीज्ड बाय द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। Question number 70, the eventration of the diaphragm occurs due to the improper functioning of the lateral muscular wall with the pluriperitoneal membrane। eventration भी diaphragm की abnormal development है। ठीक है, उसकी complete development नहीं है। तो जो हमारी lateral muscular wall होती है, अगर वो pluriperitoneal membrane के साथ fuse ना करें अच्छे तरीके से, तो वो जो है वो diaphragm completely develop नहीं होता। Question number 71, the branch of thyrocervical trunk is। तो ये ब्रांचेस ऑफ थायरोसर्वाइकल ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरीज, विटामिन सी एंड डी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी के वी से वर्टिकुलर आर्टरी है। ठीक है, आई से क्या है, ये आप लोग शेयर भी कर देंगे ना पिक्चर भी, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, टी से क्या है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की आगे से 3 ब्रांचेज आ जाती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ट्रांसवर्स स्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी।
ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। अब एक एमसीक्यू ट्रांसफर सर्वाइकल का आ जाता है, ठीक है। एक एमसीक्यू इंफीरियर थायराइड आर्टरी का आ जाता है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी बहुत सारी जगहों पे सप्लाई दे रही है, उसके साथ नर्व कौन सी है, ये बार बार एमसीक्यू आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी से है कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी, जिसके आगे से दो ब्रांचेस हैं, डीप सर्वाइकल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और द लास्ट वन इज द डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। सेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी भी हम, हाँ वो विटामिन, अच्छा वो भी आ जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंटली वो तीन ही आती हैं, ठीक है। सेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी भी वो जो पिक्चर शो करेंगे ना, तो फिर उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर राइडिंग डॉक्टर अरसलान, ठीक है। तो सेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी भी उन्होंने बताया, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड फ्रॉम द, मेजरली फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। तो ये जो है वो पिक्टोरियल भी देखना है, इसको याद भी करना है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, the interpretation to the cervical sympathetic chain resulted in the ptosis, mitosis, and anhydrosis is the Horner syndrome. Question number 73, which cervical ganglion is located opposite to the second cervical vertebra is the superior cervical ganglion. और यही है वो superior cervical ganglion जिसके मोस्टली डैमेज होने से हॉर्नर सिंड्रोम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, on percussion of the posterior aspect of the chest along the scapular line in the quiet respiration and resonance extend down at the level of T 10th वर्टिब्रा के लेवल पे एक्सटेंड करता है, जहां पे हम रेजोनेंस चेक कर रहे होते हैं स्केपुलर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ सी फाइव प्रोसेस, सी फाइव प्रोसेस का T9 का लेवल है, ठीक है, और T7 उसका डर्माटोमल लेवल है। क्वेश्चन नंबर 76, द फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ड्रेन्स इनटू, अच्छा, इंटरकोस्टल वेन्स के अंदर हमारे पास जो पोस्टीरियर है वो ड्रेन होती है फर्स्ट वाली ब्रेकियोस्फेरिक वेन, डायरेक्ट ड्रेन हो जाती है ब्रेकियोस्फेरिक वेन में फर्स्ट वाली पोस्टीरियर वन, ठीक है। जो 2 to 3 रह जाती हैं, या समटाइम फोर्थ भी जो होती है वो सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन होती है, जो बाद में जाके ब्रेकियोस्फेरिक में ड्रेन हो जाती है। बाकी की रह जाती है 4 to 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो कि ए जाइगस वेन में ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर का कैसे कैसे है कि जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है that drains directly into the brachiocephalic vein, 2 to 3 जो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 तक जो हम बात करते हैं, ठीक है, 1 जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक है। 2 to 4 तक मैं बात कर लेती हूँ। 4 जो है वो ड्रेन होती हैं इनटू superior intercostal vein, ठीक है। और जो हमारे पास 4 to 11 आ जाती हैं, दे ड्रेन इनटू द एजाइगस वेन, ठीक है, एजाइगस के अंदर। अब जो हमारे पास जो इंटीरियर होती हैं, इंटीरियर के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीरियर ड्रेन करती है मस्कुलोफ्रेनिक एंड इंटरनल थोरैसिक वेन से। ये जो मस्कुलोफ्रेनिक और इंटरनल थोरैसिक वेन है, ये भी एजाइगस में ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटीरियरली अगर मैं बात करूं वैसे रिब्स की, तो इंटीरियर ड्रेनेज जो है वो हमारे पास इसमें है मस्कुलोफ्रेनिक और इंटरनल थोरैसिक वेन के अंदर, ठीक है। एक मिनट मुझे दे, मैं आपको दिखा देती
जब लोड हो जाती है तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, लोड नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। ठीक है, ट्रेकिया के फ्रंट में 78 पे, ट्रेकिया के फ्रंट में जो है एंटीरियर टू ट्रेकिया इज द थोरेसिक कैविटी में सामने ट्रेकिया के आर्च ऑफ अयोटा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, द इंफेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया। प्री ट्रेकियल जो फेशिया है दैट इज इन द इंटीरियर मीडियास्टम। ठीक है, और जो प्री वर्टिबल फेशिया है दैट इज इन द सुपीरियर मीडियास्टम। ठीक है, बस इतना याद करें, जो प्री ट्रेकियल फेशिया का हमारे पास इंफेक्शन होगा वो इंटीरियर मीडियास्टम में जाएगा। ठीक है, और जो प्री वर्टिबल फेशिया है, ठीक है, दैट विल बी गोज इनटू द सुपीरियर मीडियास्टम। Question number 80, the esophageal opening is located at T10 level of the diaphragm. Then 82, the stony dull percussion mode is found in which of the following pleural effusion में stony dull percussion होता है। 83, the ligation of the thyrocervical duct area still produced will be the superior thyroid artery, क्योंकि उसको जो है वो thyrocervical duct सिखाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 वही रिपीट है कि पहले हमारा जो है वो सेमी डायफ्राम सबसिक लॉस, सेमी डायफ्राम पैरासिक होगा, उसके बाद सेंट्रल टनल कंसेशन लॉस हो जाएगी अगर फ्रेनिक नर्व लॉस होगी है तो। If a tall man with oxygen suddenly started being dyspneic due to what spontaneous pneumothorax होता है। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ pneumothorax होते हैं। अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी क्योंकि पल्मोनोलॉजी हम कर चुके हैं। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है एक्सरे पे? ट्रेकियल डेविएशन। ठीक है, ट्रेकियल डेविएशन and shift to the opposite side. Very good. ठीक है, spontaneous pneumothorax is in which type of conditions? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें spontaneous pneumothorax होगा। वेरी गुड। ठीक है, एंड द अदर कंडीशन जिसके अंदर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाए, बेरोट्रॉप। ठीक है, बेरोट्रॉप। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो एयरक्राफ्ट पे है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो ऊपर गया है और वहां पे जी प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस न्यूरोथोरैक्स हुआ। यू शुड रिमेम्बर दिस, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बेरोट्रॉमा एंड द अदर वन इज द टॉल मैन या मार्फल सिंड्रोम के अंदर हाई ऑक्सीजन प्रेशर। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, उसके अंदर सब प्लूरल ब्लैब्स रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस न्यूरोथोरैक्स होता है। और टेंशन का आपको पता है कि टेंशन जो है वो ट्रॉमेटिक ही होता है। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स ऐसे बैठे बिठाए नहीं हो सकता है। ट्रॉमेटिक और टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज ऑलमोस्ट सेम, बट लेकिन अगर हमारे पास ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स के अंदर शिफ्ट ऑफ ट्रेकिया ना आए तो दैट विल बी द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ द टेंशन एंड ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेकिया इज द फीचर ऑफ ओनली द टेंशन न्यूमोथोरैक्स, नॉट द ट्रॉमेटिक वन। ट्रॉमेटिक वन के अंदर और भी जो है वो कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 86, द साइड फॉर द प्लूरल टैब इज द लोअर बॉर्डर ऑफ 9 इंटरकोस्टल एट द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, और अपर बॉर्डर ऑफ 9th रिब। अपर बॉर्डर ऑफ 9th रिब क्यों? क्योंकि रिब के लोअर बॉर्डर पे नर्व्स गुजरती हैं, उसके वेसल्स गुजरते हैं रिब के लोअर बॉर्डर पे, इंफीरियर बॉर्डर पे रिब के। ठीक है, तो नीचे से रिब के आपने कभी भी piercing नहीं करनी होती है। आपने नीडल जो है वो अबव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब और इंटरकोस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर ऑफ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, एक आपके पास इसमें ना अच्छा एक आपके पास इसमें है कि रफी के अंदर इंटरकोस्टल स्पेस का उसने क्या कहते हैं अपर बॉर्डर लिखा हुआ है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इंटरकोस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर ही आएगा। ठीक है, रिब का अपर बॉर्डर आता है, लोअर रिब का अपर बॉर्डर। Question number 87. The patient presents with a red face and loss of sweating function. Which nerve supply is damaged to cervical sympathetic chain ही damage होती है। ठीक है, और
से जो है वो होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 88, द accessory cervical ridge is the outgrowth of which cervical vertebra, that is the outgrowth of C7 vertebra. 89, the conducting system of heart comprises of modified cardiac tissue होते हैं conducting system of heart के अंदर। 90, the trachea is descending in the superior mediastinum, which structures runs into the right side, तो right side पे इसके vagus nerve जो है वो रन करती है। क्वेश्चन नंबर 91, द इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग सीन द ब्रोंकोस्कोप, तो आपको पहले ही राइट अपर लोब नजर आएगा, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप में पहले आप राइट पीएन देख रहे होते हैं, क्योंकि राइट जो है वो वाइडर ब्रोंक, ठीक है, ब्रोंकस राइट वाला वाइडर होता है। तो आप जब भी ब्रोंकोस्कोप डालेंगे आपको राइट डिवीजन एंटीरियर डिवीजन मिलेगी राइट अपर लोब। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following arteries lie behind the sternum? The internal thoracic artery that lies behind the sternum. 95, the site for the thoracentesis is या pleurotract की बात करें, upper quarter of ninth rib at the mid axillary line, ठीक है, upper quarter of ninth rib at the mid axillary line, remember this. Okay, question number 96, the 2-year-old child presented with a midline swelling just below the hyoid bone. Swelling was noted at 3 months of age and is slowly increasing in size with the no movements of the protrusion of tongue. अगर movement with the protrusion of tongue हो तो thyroglossal cyst. अगर movement ना हो, midline swelling हो, that will be the ectopic thyroid gland. ठीक है, बच्चों के अंदर वो ectopic thyroid gland होगा। अगर वो sternocleidomastoid muscle के border पे होगी, that will be the brachial cyst। ठीक है, तो रिमेम्बर दिस थिंग्स कि आपके पास जो फ्रंट की स्वेलिंग आ रही है उसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं। मेनली आपके पास थायराइड स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड आ सकता है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट आती है, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट ने मूव करना होता है, वो मूव नहीं करती तो इसका मतलब वो नहीं है। उसने मूवमेंट नहीं की है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या थायराइड ग्लैंड है या एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है, या थायराइड जो है वो स्वेलिंग है, ठीक है। दैट विल बी द ectopic thyroid gland, बच्चों के अंदर ये उसमें हमारे पास यही ऑप्शन है। लेकिन अगर वो sternocleidomastoid मसल के इंटीरियर बॉर्डर की बात करता है, दैट विल बी द brachial cyst, क्योंकि वो थोड़ा साइड पे हो जाता है, ठीक है। 97, the anterior posterior radiograph of the heart will take part in its formation. Superior vena cava, AP view of the heart will show superior vena cava, right atrium, ठीक है, ये दोनों शो करता है, ठीक है। एपी व्यू, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जो रेडियोग्राफ पे एक्सरे पे नजर आता है, दैट विल बी द सुपीरियर वेना कैवा एंड राइट एट्रियम बोथ, ठीक है। और अगर वो एक्सरे की बात नहीं करता, देन विल बी द सुपीरियर वेना कैवा और फिर उसके बाद राइट एट्रियम लिखा जा सकता है। 98, what is the passing through the groove of mediastinum on the left side, तो मैंने पहले भी बताया, जो आपका posterior mediastinum है वहां से groove किस चीज की पास कर रही होती है, esophagus की। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, ठीक है। लाइंग बैक पे उसका सेगमेंट ऑफ द लंग पे, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 100, रिपीट है दोबारा से। 101, द स्टैब इंजरी एट द 6th कोस्टल कार्टिलेज राइट टू द स्टर्नम विल पियर्स व्हाट, तो राइट टू द स्टर्नम जो है 6th कोस्टल कार्टिलेज पे पियर्स क्या होगा, राइट एट्रियम, ठीक है। राइट साइड पे क्या पियर्स होगा, राइट एट्रियम। लेफ्ट टू द स्टर्नम एट द 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस क्या डैमेज होगा, पेरिकार्डियम, भी लिख लो बेशक, एमसीक्यू आता है। राइट साइड पे राइट एट्रियम, ठीक है, ठीक है। 6th कोस्टल कार्टिलेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो स्टैब इंजरी अगर हुई है, राइट टू द स्टर्नम विल पेयर्स द राइट एट्रियम, ठीक है। स्टैब इंजरी हुई है, 6th कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। व्हेन इज आईवीसी, आईवीसी इज वन, जब हम वहां पे मेरे ख्याल से उसमें बात कर रहे होते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। लेफ्ट में आपके पास 4th और 5th जगह पे पेरिकार्डियम डैमेज होता है, ये पेरिकार्डियम डैमेज होता है, और ऑलमोस्ट पेरिकार्डियम के एमसीक्यू में साथ ये लिखा जाता है कि वो ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर भी गया हुआ है नीचे, ठीक है। 4 to 5 सेंटीमीटर एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट टू द स्टर्नम पेरिकार्डियम, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा इन द इंटरकोस्टल स्पेस, नॉट द कोस्टल कार्टिलेज, नॉट द कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज राइट साइड पे राइट एट्रियम, इंफीरियर वेना कैवा इन द इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक
है, इंटरकोस्टल स्पेस इज समथिंग एल्स, कोस्टल कार्टिलेज इज समथिंग एल्स, ठीक है, तो रिमेंबर। Question number 102. The dilation of which of the following structure causes the dysphagia by compressing on the esophagus? तो left atrium जो है is the structure जो कि उसकी swelling पे या left atrium की hypertrophy पे हमारे पास esophagus पीछे पड़ी हुई होती है और esophagus compress हो जाती है। ये वाहिद कंडीशन है लेफ्ट एट्रियम की swelling की जिसके अंदर जो है वो सॉरी कोई भी आपको फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिवाय एको के कि आपने एको करवा ली और आपको लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी मिली। दैट इज द ओनली फीचर जो आपको मिलेगा ऑन द एको। और एसोफेगल डिसमोटिलिटी के कोई फीचर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक्सरे कराया, आपको कोई फीचर नहीं मिले। आपने बेरियम स्वालो कराया, आपको कोई फीचर नहीं मिले। आपने एंडोस्कोपी करा ली, आपको कोई फीचर नहीं मिले। आपने ऑटोइम्यून प्रोफाइल चेक करवा ली, आपको कोई फीचर नहीं मिले। So the last one is the left atrium that can compress the left atrium hypertrophy can compress the esophagus। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास esophageal dysmotility की esophageal cause हो वो आपको एंडोस्कोपी पे मिल जाती है। वो कैंसरस कॉज भी हो सकती है और अल्सरेटिव कॉज भी हो सकती है, या फिर आपको बेरियम स्वालो पे मिल जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो बीक जो है वो नीचे से बनी होगी एसोफेगस की, एक्सरे पे मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह का हमें बेरियम वालों के बाद जब हम वो देखेंगे व्यू करेंगे उसको, तो द थिंग इज के जब कुछ भी नहीं मिलेगा दैट विल बी द लेफ्ट एट्रियम, तो उसको कंप्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 103, द न्यूरोमस्कुलर बंडल लाइज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब पे हमेशा जो है वो न्यूरोमस्कुलर बंडल पड़ा होता है और सबसे नीचे जो है एक्सपोज कौन सा होता है, वैन के उसमें होता है वेन आर्टरी और नर्व। और एक्सपोज कौन सी होती है सबसे ज्यादा हमारे पास, एक्सपोज क्या होता है हमारे पास, नर्व हमारे पास एक्सपोज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 105 पोस्टल डायफ्रेगमेटिक रिसर्च इज प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक फ्लोरा। 106 सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटीरियर लैटरल पेरिफेरल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोटर सप्लाई मसल, तो डायफ्राम का सिंगल मोटर सप्लाई मसल होती है, दैट इज द फ्रेनिक नर्व। Question number 108, the blood supply of the middle esophagus is the descending thoracic aorta, ठीक है। अब इसमें रिपीट जो नहीं है वो मैं आपको कराने लगी। 110, व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रेकियोस्टमी, तो अडल्ट के अंदर C2 है और C3 है, और जो हमारे पास चिल्ड्रन है दैट विल बी द C3 एट C4। 111, द पेशेंट हैविंग द ST एलिवेशन इन लीड टू एंड कंप्लीट हार्ट लॉक, तो लीड टू जो है वो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी शो करती है। चलें जी, बताएं जी, लीड 1 और ABL कौन सा MI कराती है और ये कौन सी आर्टरी शो करती है, लैटरल वॉल MI, वेरी गुड। एंड लैटरल वॉल MI इज कॉज्ड बाय लैटरल सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। लीड 2-3 AVF, lead 2-3 AVF causing inferior wall MI, and the artery is the right coronary artery, very good, ठीक है, right coronary artery, ठीक हो गया, सही है। लीड B1 to B6 by causing the B1 to B6 mainly B4 तक anterior, हाँ इंटीरियर वॉल MI B1 to B4 कह लो, ठीक है, सिंपलर वे में याद कर लेते हैं। इंटीरियर वॉल MI एंड द आर्टरी इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, सही। Question number 112 regarding the pulmonary varix that opens into the left atrium. Pulmonary varix pulmonary vein है जो कि left atrium में open होती है। 113, the three segments ही है वही है apical, anterior and posterior, जो तीन segments हैं ये right upper border में हमें मिलते हैं। Question number 114, the 30-year-old patient done with the esophagectomy, stomach is mobilized to the upper portion, ऊपर लेके आए हैं stomach को, तो right gastroepiloric जो कि anastomose करना है which are